नमस्कार दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इतिहास विषय से संबंधित है और यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और साथ ही आने वाली परीक्षाओं में भी इसमें से संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भारत के सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, तो भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव, इनको फांसी कब दी गई थी? तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को किस लिए फांसी दी गई थी? तो यह लाहौर षड्यंत्र केस लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी और यह लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? 17 दिसंबर 1928 को एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी थी। ऐसा आरोप लगा था कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। इसके लिए इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यह तीनों सदस्य थे और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। साथ ही 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस तीनों क्रांतिकारियों का फांसी का जो दिन था 23 मार्च के लिए हम लोग शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा की जो 4 बौद्ध संगीतियाँ थी, तो 4 महत्वपूर्ण शासकों के समय में यह आयोजित की गई। तो जो अशोक के समय में किस स्थान पर बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ थी, के बारे में हमको देखना जरूरी है। जो पहली बौद्ध संगीति पहली पहली बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। यह किस शासक के समय में हुई थी? राजगीर में अजातशत्रु अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति। के बाद कालाशोक, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक शासक के शासनकाल में हुई। के बाद अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अब चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। अब इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे थे सबाकामी, तीसरे थे मोगलीपुत्तिस, और चौथे अध्यक्ष थे वसुमित्र। इनके जो सहायक थे वे अश्वघोष थे। ऐसे मान सकते हैं कि ये अध्यक्ष थे और अश्वघोष सचिव थे। तो यह 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, इनके शासक, स्थान और अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो प्राचीन भारत में शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने
शासन किया था। कण्व वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वसुदेव कण्व। वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की। प्राचीन भारत में जो साम्राज्य था के संस्थापकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला संस्थापक था हर्यक वंश। शिशुनाग। के बाद नंद वंश। बाद मौर्य वंश। के बाद आया शुंग वंश। के बाद कण्व वंश और उसके बाद सातवाहन वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? विसार। नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की। ये सब एक लाइन से है, लाइन बाय लाइन। हर्यक के बाद शिशुनाग, नंद। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। सर्व छत्रांतक कहते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी तथा सातवाहन वंश की स्थापना तिमुक ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम की रचना प्रसिद्ध कवि कालिदास ने किया था। कहते हैं कि इन पर काली की कृपा थी। कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र, साथ ही कादम्बरी की भी रचना इन्होंने की। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की स्थापना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और कालिदास ने कई रचनाएं की थी, जैसे मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य का ही था। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। अब इनके द्वारा जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र पुस्तक था, अर्थशास्त्र का अर्थ तो अर्थव्यवस्था से है, लेकिन यहाँ पर मौर्य काल की राजनीतिक नीतियों के बारे में इस पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र था, यह 15 अध्याय में विभाजित था। 15 अध्याय, और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह सुल्तान है
तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। यह जो गुलाम थे इनके लिए दीवान ए बंदगान दीवान ए बंदगान नामक संस्था की स्थापना की गई थी। साथ ही में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक दार उल सफा नामक संस्था की स्थापना की। यह दार उल सफा क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था, यानी कि इसमें मुफ्त में इलाज होता था। और साथ ही इन्होंने कुतुब मीनार के 5वीं और 6ठी मंजिल माफी चाहिए, चौथी और 5वां जो मंजिल है उसका भी निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद मुगल शासकों ने बहुत ही सहूलियतें प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसमें एक शासक थे फरुखसियर। फरुखसियर ने सबसे अधिक सहायता किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की। फरुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद फरुखसियर मुगल सत्ता पर बैठे और यह इनके बाद औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वे सभी अयोग्य थे। वे सिर्फ अपने भोग विलास में डूबे रहते थे। इसी का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे कई फरमान जारी करवाए और उसका फायदा उठाया। तो 1717 ईस्वी एक अंग्रेजी डॉक्टर थे, सर्जन थे, हैमिल्टन। हैमिल्टन ने फरुखसियर का एक घाव का इलाज किया। वह एक ऐसा घाव था जिसका इलाज भारत में किसी भी चिकित्सक के पास नहीं था। तो हैमिल्टन ने उसकी सर्जरी कर दी और यह सर्जरी करने से फरुखसियर ठीक हो गया और खुश होकर उसने फरमान जारी किया कि वे लगान रहित व्यापार कर सकते थे और इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा। यह मैग्ना कार्टा 1713 से अच्छा, फरुखसियर जो था यह 1713 से लेकर 1713 से 1717 तक शासक था। औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वो अधिक दिन तक शासक नहीं कर सके। वे जल्दी ही अपना पदत्याग कर देते थे। गलत लिखा गया, 1719 तक फरुखसियर ने शासन किया था। और साथ ही ये जो मैग्ना कार्टा है यह 1717 में जारी किया गया था। 1717 में यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि सुनहरा फरमान था। इसमें कर युक्त व्यापार ये लोग कर सकते थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ऐसे बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो वायसराय थे यह थे फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। अगर पुर्तगाली वायसराय या पुर्तगाली व्यापारी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा। बार्थोलोम्यू डियाज जो था यह 1487-88 में दक्षिण अफ्रीका के सबसे अंतिम बिंदु केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इसके बाद यह वापस लौट गया था। इसके बाद व्यापारी जो था वास्को डिगामा, यह 1498 में भारत के केरल के कालीकट तट पर उतरता है और वहां के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया। वहां से इसने मसालों का व्यापार किया और वापस पुर्तगाल आकर 60 गुना मुनाफे पर उसे बेचा।
इसके बाद जब व्यापारियों का सिलसिला खत्म हुआ, तब सबसे पहले वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत आया। यह कब आया था? 1505 में भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था और इसके द्वारा एक चलाई हुई नीति थी, बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, यह ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो यह एक कार्टज सिस्टम, कार्टज प्रणाली, यह कार्टर प्रणाली एक परमिट था जो जो भी हिंद महासागर में व्यापार करता था उसको पुर्तगालियों से कार्टज सिस्टम खरीदना पड़ता था, जिसकी वजह से वे सुरक्षित व्यापार का वादा करते थे कि अगर आप कार्टज प्रणाली लेते हैं तो हम आपको सुरक्षित व्यापार करने का आश्वासन देते हैं, हिंद महासागर में कोई भी डाकू आपको लूट नहीं सकता। एक बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहली बात है कि कार्टज प्रणाली बहुत ही महंगी होती थी, सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन उस समय मुगल बादशाह अकबर अकबर ने भी यह कार्टज प्रणाली ली थी, लेकिन अकबर के लिए यह फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते थे पुर्तगाली। लेकिन यहाँ पुर्तगाली ये दिखाना चाहते थे कि मुगल की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी सत्ता मुगल सत्ता भी हमारे कार्टज प्रणाली का अनुसरण कर रही है। इसका मतलब ये था कि समुद्र पर पूरी तरह से पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका था, इसे अकबर ने भी मान लिया था। इसके बाद अगला वायसराय आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली वायसराय का। यह हम कभी देखेंगे, आज क्लास लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका एक पाषाणकालीन स्थल है जिसे मध्य प्रदेश में खोजा गया है। यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण काल में जो गुफा चित्र मिले थे वह मध्य प्रदेश में मिले थे, और जो यह गुफा चित्र है इसको 2003 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यूनेस्को सूची में 2003 में इसको शामिल किया गया था। यह कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम 4 स्थानों को देख लेते हैं जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम 4 स्थान में जो अधिवेशन हुए, सबसे पहले 1885, 1886, 1887 और 1888। सबसे पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। की अध्यक्षता किसने की थी? बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। के बाद दादा भाई नौरोजी ने किया था। अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में बद्र बदरुद्दीन तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। यह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम माने जाते हैं, पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। यह पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले में 72 लोगों ने भाग लिया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। के बाद है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह वही लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने माउंटबेटन योजना बनाई थी और इसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। के बाद भारत का प्रथम वायसराय 1858 में बनता है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पूछ रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहाँ पूछता कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तब यहाँ हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? इस पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने देखा था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके समय में हुआ था? यह कनिष्क के समय में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के साथ ही बौद्ध धर्म जो है यह दो भागों में बट गया था। पहला हिनयान और दूसरा महायान। हिनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। और इसे किसने इसका मसौदा बनाया था? तो डलहौजी ने का मसौदा तैयार किया था। और इसे पारित किसने किया था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया। इससे जो संबंधित है, यह भारत के महत्वपूर्ण विचारक और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करने के लिए सिफारिश किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्कृत के एक प्रोफेसर थे। इन्होंने वेदों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह नियम को लागू करने के लिए सिफारिश की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत जो विधवा थी, का जो पति था, जो दूसरा पति हुआ करता था, के साथ उसका विवाह लीगल माना जाएगा। और साथ ही उससे जो संतान पैदा होगी वह भी लीगल माना जाएगा। और साथ ही दूसरे पति के संपत्ति में उस बच्चे और पत्नी का बराबर अधिकार होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में ये बातें लिखी गई। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। साथ ही डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है, यह इन्हीं के शिक्षा पर आधारित यह कॉलेज है। इन्होंने भारत में जो बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, नरबलि इत्यादि जो आडंबर थे, इन्हें खत्म करने के लिए एक पाखंड खंडिनी नामक पताका लहराई थी। पाखंड खंडिनी नामक पताका इन्होंने लहराई थी। इसके साथ ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की लौटो का नारा दिए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चिन्मय मिशन की स्थापना चिन्मयानंद सरस्वती ने किया था और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और इसका लगभग आकार त्रिभुजाकार था। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और यह आदि इतिहास काल आदि ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसे आदि ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। यह पहली नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। इसका क्षेत्रफल था लगभग इसके आसपास का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का अर्थ होता है पुरंदर शब्द का अर्थ होता है दुर्ग अथवा किलों को तोड़ने वाला देवता। दुर्ग अथवा किलों को तोड़ने वाला देवता को पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंद्र को पुरंदर, वर्षा के देवता, युद्ध के देवता आदि नामों से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में बहुत से देवता थे लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र देवता के लिए सबसे अधिक बार ऋग्वेद में इनके नाम का प्रयोग किया गया है और इनके लिए 250 श्लोक लिखे और अग्नि के लिए 200 और वरुण के लिए 50 श्लोक लिखे गए हैं। इंद्र वर्षा के देवता थे, युद्ध के देवता थे, किलों को तोड़ने वाले देवता थे। अग्नि थे, यह ईश्वर और मानव के बीच संबंध स्थापित करने वाले देवता थे और वरुण थे, यह वर्षा आदि के देवता माने जाते थे। यह ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे। इसके अलावा पूषण इत्यादि पशुओं के देवता थे, पशुपति थे। पशुपति नहीं, पूषण थे पशुओं के देवता और सोम देवता थे जिनका उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा इन्होंने बापू भी कहा था उन्हें। बापू, जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हें बापू कहा था। दोनों ने ही बापू कहा था लेकिन परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ही ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के शहीद होने पे एक वाक्य बोला था। उन्होंने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह परीक्षा में पूछता है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह महात्मा गांधी के लिए किसने यह वाक्य कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था।
और इन्हें मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खां कहा करते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के अन्य कई उपाधियां मिली हुई थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के समय वहां का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। इस समय एक काला कानून लागू हुआ था, इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक ऐसा कानून था जिसे कहा जाता था बिना वकील और बिना दलील। यह एक कानून था जिसमें किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और वो वकील भी नहीं रख सकते थे और अपने बारे में कुछ दलील भी नहीं पेश कर सकते थे। इसलिए इसे काला कानून कहा गया और इसी के अंतर्गत दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में बहुत से भारतीय उसका विरोध कर रहे थे और वहां पर ओ डायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोलियां चली और भीषण नरसंहार हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने का नेतृत्व किया था। साथ ही हम देख लेते हैं और भी कई जगह हैं जहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। पटना से किए थे पीर अली। आरा से बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। उन दिले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह कहानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक कविता है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं की चर्चा की गई है। लखनऊ लखनऊ से बेगम हजरत महल ने का नेतृत्व किया था। दिल्ली से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की तरफ से के सेनापति बख्त खान ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। इस तरह से 1857 की क्रांति में जगह जगह से लोगों ने का बीड़ा उठाया। निकोलो कॉन्टी किसके समय में विजयनगर आया था? विजयनगर साम्राज्य में बहुत से यात्रियों ने यात्रा की थी और निकोलो कॉन्टी उसमें से एक था। यह इटली से आया था। निकोलो कॉन्टी इटली से आया था और इसने देवराय प्रथम के समय में भारत की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? या अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। यह कहाँ का था? यह फारस का था। फारस यानी ईरान। ईरान का यात्री था। यह देवराय द्वितीय के समय आया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय के दरबार में भी दो यात्रियों ने यात्रा की थी। एक हो जाएंगे डोमिगुस पायस। डोमिगुस पायस और बारबोसा। इन दोनों ने कृष्णदेव राय के समय में यात्रा किया था। यही यह सीजन समाप्त होता है। अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग कहिएगा, हम दूसरा वीडियो लाएंगे। उसके साथ ही टॉपिक वाइज भी वीडियो लाया जाएगा। अगर आपको पसंद कर आता है तो आप जरूर लाइक करें और अपना जो भी मत होगा वो कमेंट बॉक्स में दे। चलते हैं, धन्यवाद।